ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, उसको हम अपने नोज़ यानी कि नाक से टेक करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं। नोज़ के अंदर फाइन हेयर्स यानी कि बारीक बाल होते हैं जो उस एयर को फिल्टर करते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होता है उनको वो नोज़ में ही रोक लेते हैं, हमारे अंदर जाती है बिल्कुल प्योर एयर। इसके बाद नोज से एयर पास करती है, एयर जाती है, थ्रोट से होती हुई पहुंच जाती है लंग्स तक। बिल्कुल सिंपल सा ये प्रोसेस है, इसे डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सो ये है नोज, नोज से हम एयर इनटेक करते हैं, वो फिल्टर होती है नेसल कैविटी में, उसके बाद वो जाती है फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स क्या होता है आप देख सकते हो, ये है माउथ, ये है नोज। नोज और माउथ का जो कॉमन एरिया होता है, दोनों का ये कॉमन एरिया होता है, उसी को कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में जाती है एयर, उसके बाद इससे नीचे जाती है गाइज लैरिंग्स में। लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स, जहां से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स के बाद एयर पहुंचती है ट्रैकिया में। ये वाली जो पाइप है ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रैकिया आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें कहते हैं ब्रोंकी। ये वाला पार्ट ब्रोंकी और इधर वाला ये वाला पार्ट भी हो गया ब्रोंकी। ये हमारे दोनों लंग्स यानी कि फेफड़े। ब्रोंकीज आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी ब्रांचेस में जिन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और हर एक ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में होती है गाइज एल्वियोलाई, जो एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो यहाँ पर हमें दिया है इन लंग्स, लंग्स के अंदर क्या होता है, द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एल्वियोलाई। ट्रैकिया से एयर पैसेज दो ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ब्रोंकीज से फर्दर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और पहुंच जाता है फाइनली एल्वियोलाई में। ये बैलून जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को कहा जाता है एल्वियोलाई। ये किससे कनेक्ट होती हैं, ब्रोंक्यूल से, इनसे एयर इनमें आती है। सो एल्वियोलाई से रिलेटेड हमें दिया है, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। एल्वोलाई बलून यानी कि गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेज के एक्सचेंज में। इसी में गैसेज का एक्सचेंज होता है। जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं इनसे कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स, इसके बाहर की ओर से कनेक्ट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कनेक्ट है ब्लड वेसल्स से। अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं आगे वाले पेज पर। सो ये है एल्वियोलाई, ये कनेक्ट है इन ब्रोंक्यूल से जिनसे इनमें ऑक्सीजन रिच एयर आती है। और इसी के साथ जो एल्वियोलाई है ये कनेक्ट होती है, इनका सरफेस कनेक्ट होता है ब्लड वेसल्स से। सो यहाँ पर दिया है, देन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन हेमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्रोंक्यूल से ऑक्सीजन इनमें पहुंच जाती है, ये कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स से। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये ब्लड वेसल्स, और एब्जॉर्ब करने के बाद सभी बॉडी पार्ट्स में जो भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स तक ये ब्लड वेसल्स उस ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं, डिलीवर कर देती हैं। इसके अलावा क्या काम होता है यहाँ पर, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू एल्वियोलाई। जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर लेके आती हैं सेल्स से। सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो इन एल्वियोलाई में ड्रॉप कर देती हैं। उसके बाद एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी, उसके बाद हमारे थ्रोट से होती हुई नोज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और जो ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं वो इसमें ड्रॉप कर दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, कैरी करता है गाइज हेमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये हेमोग्लोबिन इसमें से ऑक्सीजन कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसे सभी बॉडी पार्ट्स में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स तक ये ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, डिलीवर कर देता है। सो इसी के साथ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें दो पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा ब्रीथिंग या फिर कह सकते हैं गैसेस का एक्सचेंज, ये किस तरह से होता है प्लांट में। और सेकंड पॉइंट होगा प्लांट का जो फूड मटेरियल ग्लूकोज होता है उससे वो एनर्जी कैसे बनाते हैं। पहले देख लेते हैं गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। सो यहाँ पर दिया है गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रो। गैसियस एक्सचेंज तीन तरह से होता है, तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है
स्टोमेटा इन लीव्स। जो प्लांट की लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं उसे कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट गैसेस का एक्सचेंज करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंट्री लेती है प्लांट में, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है, उससे वो ग्लूकोज बनाता है और बनाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट होती है तो इसी टाइनी पोर स्टोमेटा से वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। सभी लीव्स के सरफेस पर ये टाइनी पोर होता है। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है स्टोमेटा की। इसके दोनों तरफ ये हैं गार्ड सेल्स जो इस टाइनी पोर को ऑपरेट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं इसकी। ये गैसियस एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया है लेंटिसल्स इन स्टेम। जो हमारी प्लांट की स्टेम या फिर कह सकते हैं तना होता है, वहां पर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेंटिसल्स होते हैं स्टेम में टाइनी पोर्स, उन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है। इन लेंटिसल्स की हेल्प से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है सरफेस ऑफ रूट्स। जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनका सरफेस भी गैसेस का एक्सचेंज करता है। ये टोटल 3 तरीके हैं गैसेस एक्सचेंज करने के प्लांट में। गैसेस एक्सचेंज यानी कि ब्रीथिंग। इसके बाद समझते हैं एनर्जी किस तरह से मिलती है प्लांट को। सो यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, उसका यूज करते हैं वे ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाने के लिए। सिंपली ऑक्सीजन का यूज किया जाता है ग्लूकोज यानी कि प्लांट के फूड से एनर्जी बनाने के लिए। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में मिलती है एनर्जी। ये एनर्जी हेल्पफुल होती है प्लांट को सरवाइव करने के लिए और प्लांट को ग्रो करने के लिए। इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो यहाँ पर हमने लिखा है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये प्लांट का फूड, ऑक्सीजन इसके साथ यूज की जाएगी तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर और एनर्जी। अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस में H2O ये दोनों मिलकर ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 बनाते हैं और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर और साथ में एनर्जी। ये होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये होता है फोटोसिंथेसिस जो हमने पीछे वाले पेजेस पर पढ़ा है। लाइफ प्रोसेसेस में हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था पहले ही। अब हमारा रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया। रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप क्या होते हैं, इसके अलावा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कहें रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, और इसी के साथ हमने पढ़ लिया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्टेशन इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। सो यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आगे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है ये समझ लेते हैं। सो यहाँ पर है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। ह्यूमंस में ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सभी नेसेसरी यानी कि जरूरत के सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाता है, और इसके साथ ही जो सेल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको भी ये उन सेल्स से बाहर निकालता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। इसमें आगे दिया है द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सो यहाँ पर दिए गए हैं हमें। इसमें सबसे पहले है प्लाज्मा, उसके बाद RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड देन व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे WBC भी कह सकते हैं। सो इन चारों ब्लड कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। इसमें हमें दिया है इट इज येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। प्लाज्मा जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ये एक येलो
येलो कलर का फ्लूइड होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह इन तीनों चीज़ों को ये पहुंचाता है। आगे है रेड ब्लड सेल्स, इसको हम कह सकते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं? इट कंटेन हेमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स यानी RBC हैं, इनमें होता है हेमोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोट करना यानी कि जमा देना। जब हमें कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं पर हमारी बॉडी में कट लग जाता है, तो ब्लड वहां से फ्लो, ब्लड लूज ना हो सके हमारी बॉडी से, इसलिए वहां पर ब्लड क्लोट हो जाता है। और ये काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लोट कर देती हैं यानी जमा देती हैं, क्योंकि बॉडी से अगर ब्लड लूज हो गया तो वो सीरियस कंडीशन हो सकती है किसी भी ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हें हम कह सकते हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। इनके बारे में दिया है दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स होते हैं, इनसे ये फाइट करते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को ये बनाते हैं। सो ये थे ब्लड के चारों कंपोनेंट और उन सभी के फंक्शंस। अब आप सोचिए, ब्लड एक फ्लूइड है, लिक्विड की तरह है, क्या वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं, उनमें अपने आप से फ्लो करेगा? सिंपल सी बात है, ब्लड को फ्लो करने के लिए या तो प्रेशर की जरूरत होगी या फिर जरूरत होगी किसी एक पंप की। सो यहाँ पर दिया है द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ह्यूमंस में हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारी ब्लड वेसल्स में। अब हार्ट के बारे में गाइस पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सो हार्ट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर हार्ट का डायग्राम भी लिया है हमने बुक में से ही, इसको भी समझेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर दिया है हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हैव टू साइड्स सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल, इट हैव 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। हार्ट हमारी बॉडी में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसकी 2 साइड्स होती हैं जो मस्कुलर वॉल से सेपरेट होती हैं। डायग्राम से समझते हैं, ये वाली साइड है लेफ्ट साइड और ये वाली साइड है राइट साइड। 2 साइड हो गई, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इन दोनों को सेपरेट किया जाता है एक मस्कुलर वॉल से। ये वाली जो वॉल है ये सेपरेट करती है इन दोनों साइड्स को, इन्हें डिवाइडिंग वॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा हार्ट के 4 चैम्बर्स भी होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। डायग्राम से समझ लेते हैं, ये वाली साइड है राइट साइड। राइट साइड में अपर पार्ट जो है ये है राइट एट्रियम और जो लोअर पार्ट है ये वाला चैम्बर है ये है राइट वेंट्रिकल। 2 चैम्बर है राइट साइड में, एक राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी 2 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और जो नीचे वाला है ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं वो होते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट आप लगा देना उनके साथ, और जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं एट्रियम। जो ऊपर और नीचे ये चैम्बर्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके बीच में होती है गाइस ये वाल्व होती है जिससे इस वाले अपर एट्रियम से ब्लड आता है इस वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला एट्रियम है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर भी ये वाल्व है, इस वाल्व के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। सो ये थी हार्ट की डेफिनेशन जिसमें हार्ट को डिस्क्राइब किया गया था। अब बात करते हैं हाउ हार्ट वर्क्स, हार्ट काम किस तरह से करता है। सो यहाँ पर दिया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, वो ब्लड हमारी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है। डायग्राम में देखते हैं, देखो यहाँ पर है वेना केवा, ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इस ब्लड वेना केवा, इस ब्लड वेसल्स से हमारे लोअर बॉडी का जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आ जाता है, और इस वेना केवा से, इससे हमारी अपर बॉडी पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं, विच देन पम्प्ड टू यूर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज। राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है उसको पंप कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल से हमारी आर्टरीज में।
राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था वो इस वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब हार्ट नीचे से एक्सपेंड करेगा, जब ये फैलेगा, तो इस यहाँ पर जो ब्लड है वो इस वाल्व के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हार्ट फिर से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, नीचे से सिकुड़ेगा। सिकुड़ने पर ये वाल्व जो है ये बंद हो जाती है। जो यहाँ पर ब्लड होता है वो पंप कर दिया जाता है बाद में जो आर्टरीज होती हैं। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो पंप कर दिया जाता है लंग्स को, हमारी लंग्स के पास उसे पहुंचा दिया जाता है इस पाथ से, हमारी आर्टरीज के थ्रू। सो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप कर दिया लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास। अब क्या होगा, वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। लंग्स में ब्लड जाएगा, वहां पर गैसेस का एक्सचेंज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ड्रॉप कर देगा और वहां से कैरी कर लेगा ऑक्सीजन। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को कैरी कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर दिया लंग्स में। अब आगे क्या होगा, then oxygenated blood comes to left atrium through veins which then pumped to your body parts by left ventricle through aorta। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेगा वेन्स के थ्रू। इस साइड में ये है वेन्स, इन वेन्स से यहाँ पर ये ब्लड एंट्री करेगा लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया है उसको पंप कर दिया जाता है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा एरोटा के थ्रू। सिंपली इसे डायग्राम से समझते हैं। लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में वेन्स की हेल्प से ब्लड एंट्री करता है, यहाँ पर ब्लड पहुंच गया। अब हमारा हार्ट नीचे से एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो एंट्री ले लेगा, लेफ्ट एट्रियम से एंट्री ले लेगा इस वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर ब्लड जब आ जाएगा उसके बाद हार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा हार्ट, यानी सिकुड़ेगा। सिकुड़ने पर ये वाली वाल्व बंद हो जाएगी, तो ब्लड इस इस ओर्टा के थ्रू हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, सभी सेल्स तक। हार्ट किस तरह से काम करता है इसका थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं नेक्स्ट पेज पर। हार्ट किस तरह से वर्क करता है इसकी एक इजी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं इस डायग्राम की हेल्प से। सो ये है हमारा हार्ट, ये है हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से पहुंचता है हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट के अपर राइट एट्रियम में पहुंचता है। उसके बाद पहुंचता है ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसे पंप कर देता है पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में। लंग्स में ये ब्लड जाके कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप कर देता है, ऑक्सीजन कैरी कर लेता है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे इस हार्ट के इस अपर पार्ट में, लेफ्ट वाले अपर पार्ट में जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप कर देता है हमारे दोबारा से बॉडी सेल्स में एओर्टा के थ्रू। उसके बाद फिर से यही प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू हार्ट में जाता है। हार्ट उस ब्लड को पंप कर देता है लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आ जाता है फिर से हार्ट में, हार्ट उसे पंप कर देता है फिर से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्लड वेसल्स वो होती हैं जिनमें ब्लड ट्रैवल करता है, फ्लो करता है, पाइपिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी का ये। सो ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहले आर्टरीज को समझते हैं। सो यहाँ पर दिया है दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। दीज आर थिक एंड इलास्टिक। द स्मॉलर वेसल विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। जो भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करती हैं, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन रखा गया है, जो पुल्मोनरी आर्टरी है सिर्फ ये ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके अलावा जो भी आर्टरीज हैं वो सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। इसी में आगे दिया है थिक एंड इलास्टिक। जो भी आर्टरीज हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक यानी कि ये इजीली बेंड हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कैपिलरीज के बारे में। ऐसी आर्टरीज जो 1 cell थिक होती हैं, जिनकी मोटाई 1 cell जितनी होती है, उन आर्टरीज को कहा जाता है कैपिलरीज। ये बहुत फाइन होती हैं, बहुत बारीक होती हैं कैपिलरीज हमारी बॉडी में।
सो बिल्कुल सिंपल, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ये थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, और ऐसे ही आर्टरीज जो वन सेल थिक, एक सेल जितनी मोटी होती हैं, उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। सो ये हो गया आर्टरीज के बारे में। आगे है वीन्स, ये क्या होती हैं? वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी वीन, दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। वीन्स का काम होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करना। इसमें भी एक एक्सेप्शन रखा गया है, जो पुल्मोनरी वीन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसके अलावा जितने भी वीन्स हैं वो सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वीन्स के बारे में और भी दिया गया है, थिन एंड लेस इलास्टिक। वीन्स जो हैं ये थिन यानी कि पतली होती हैं और लेस कम इलास्टिक होती हैं, यानी इन्हें फोल्ड इजीली नहीं किया जा सकता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। सो दो तरह की ब्लड वेसल्स